वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास के दौरान बताया था कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपके पास भेजूंगा और उसको आप ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ जो अपना जो टॉपिक है वो तैयार कीजिएगा। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। तो अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है पेपर में, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, क्योंकि इसी के लिए ये जानी जाती है मुख्य रूप से। तो देखिए, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में नगरों का विकास हुआ, इसलिए इसे नगर क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। इट वॉज एन अर्बन रेवोल्यूशन। इसको अर्बन रेवोल्यूशन कहा है क्योंकि आप ये देखिए कि 5,000 साल पुरानी सभ्यता है और वो नगरीय सभ्यता है, वो ग्रामीण सभ्यता नहीं है। और कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि जो जिस तरह से हड़प्पा समय में, हड़प्पा काल में नगरों का विकास हुआ, तो कोई ना कोई केंद्रीय शक्ति जरूर थी जो इसके विकास के पीछे कार्य कर रही थी। आप ये देख लीजिए कि सुनियोजित नगरों का मिलना, सारी व्यवस्था, तो कोई ना कोई तो इसे कंट्रोल करता था ना। एक योजनाबद्ध ढंग से बसावट, जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई, ये स्वतः तो नहीं बन गए। कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई पावर जो है जरूर रही होगी इसके पीछे। तो निश्चित रूप से केंद्रीय शक्ति थी। हालांकि लिपि के न पढ़े जाने के कारण हमें उस केंद्रीय शक्ति का पता नहीं चलता, लेकिन इतना ज़रूर हम आभास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कोई ना कोई केंद्रीय शक्ति ज़रूर रही होगी जिसने ये सब कुछ संचालित किया होगा। और हो सकता है कि इस लिपि को पढ़े जाने के पश्चात हमें बहुत सी ऐसी बातें पता चलें जो कि पहले हमें नहीं पता थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नगरों की। तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से और अन्य स्थानों की खुदाई से जो हमें नगर प्राप्त हुए हैं, उन सब की नगर योजना लगभग एक जैसी थी। कुछ थोड़े बहुत एक्सेप्शंस, थोड़े बहुत डिफरेंस जरूर रहे, लेकिन मोर और लेस द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन वाज सेम। दोनों नगरों के पश्चिम की दिशा में समानांतर चतुर्भुजाकार गढ़ी मिली है। गढ़ी यानी फोर्ट, फोर्टिफिकेशन। इस गढ़ी का जो आकार है वो उत्तर से दक्षिण की ओर तो 400 से 500 गज है और पूर्व से पश्चिम की ओर 200 से 300 गज। मतलब ये गढ़ी हमें, यानी किले नुमा जो है ना, एक आकृति हमें प्राप्त हुई है। और इस गढ़ी की जो ऊंचाई है वो लगभग 40 फीट है। और इस गढ़ी के अंदर ही सार्वजनिक भवन बने हुए हैं, जैसे स्नानागार बने हुए हैं, अन्नागार बने हुए हैं। तो इस गढ़ी से हटकर जो वास्तविक नगर का आरंभ होता है। उस समय जो जो सड़कें होती थी वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी जाती थी, पूरब से पश्चिम की ओर सीधी जाती थी, एंड दे यूज्ड टू कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दिस वाज द बेसिक फीचर ऑफ दोज रोड्स। और जो हमें मोहनजोदड़ो से जो मुख्य सड़क, जैसे मेन रोड जिसे बोलते हैं हम ना, वो जो प्राप्त हुई है उसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 33 फीट है। इवन जो और जो सड़कें हैं वो भी 18 से 20 फीट तक चौड़ी हुआ करती थी। मतलब उस समय की, आजकल भी सड़कें खैर जो बड़ी बड़ी जो रोड्स होती हैं, मतलब जो मेन रोड्स होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से कि जब इतना ट्रैफिक नहीं होता था आजकल की तरह, उस समय इतनी इतनी चौड़ी रोड मिलना ये भी बड़ी बात थी। और सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने के पीछे एक उद्देश्य ये भी होता था कि तेज हवाएं चलने पर ये अपने आप ही साफ हो जाती थी, क्योंकि सीधी जा रही है, हवा चलती थी सीधी, जो कूड़ा था वो एक साथ जो है उसको साफ कर दिया करती थी। और जो
सड़कें थी वो बाढ़ से भी सुरक्षा प्रदान करती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थे और सिंधु नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आया करती थी। तो ये जो सड़कें हैं इनका लेवल ऊंचा होने के कारण ये बाढ़ों से भी जो है सुरक्षा प्रदान करती थी। और एक खास बात यह है कि सभी सड़कों के दोनों ओर बड़े बड़े कूड़ेदान रखे होते थे, हौज की तरह जैसे आजकल रखे होते हैं। इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सफाई पसंद लोग थे, बहुत सफाई का बहुत ध्यान दिया करते थे और अपना जो घरों का कचरा है वो घरों के बाहर सड़क पर ना फेंक कर वो उसको कूड़ेदान में फेंकते थे। और देखिए सड़कों का समकोण पर काटना, उसकी वजह से जो नगर थे वो ऐसा लगता है जैसे खंडों में बटे हुए हैं, उनके निश्चित जो है खंड बने हुए हैं। प्रत्येक नगर में जो गलियां थी वो सड़कों की अपेक्षाकृत कम चौड़ी थी। ये तो स्वाभाविक सी बात है, जो गली होती है वो कम चौड़ी होती है और गलियों की जो चौड़ाई है वो लगभग 5 फीट होती थी। ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती थी, उस समय कोई व्हीकल नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ सच। और सड़कों और गलियों की दोनों तरफ जो है मकान बने हुए थे। लोथल में तो बल्कि मकानों के सामने हमें कुछ दुकानें भी प्राप्त हुई हैं। लोथल गुजरात से जो हमें साइट मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट साइट फ्रॉम गुजरात। और जो है हमें बहुत से ऐसे भवन प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, लोगों के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं आवासीय भवनों के बारे में, यानी घरों के बारे में। तो देखिए खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हमें एक निश्चित नगर निर्माण योजना मिलती है और हमें पता चलता है कि जो आवासीय घर होते थे यानी आवासीय भवन होते थे वो अमूमन पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। जो ईंटें बनती थी ना उनको धूप में सुखाया जाता था, उनको पकाया जाता था धूप में, और कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग होता था। कई नगरों से हमें जो ईंटें प्राप्त हुई हैं उनकी लंबाई लगभग 20.5 इंच है, चौड़ाई लगभग 10.5 इंच है और जो उनकी मोटाई है वो 3.25 इंच है। तो ये डायमेंशंस की, निश्चित डायमेंशंस की हमें ब्रिक्स यानी ईंटें जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। मकान जब बनाया जाता था तो सबसे पहले नींव भरी जाती थी और नींव को टूटी ईंटों से भरा जाता था। जैसे आजकल हम रोड़े बनाते हैं ना, इस तरह से वो नींव को भरा जाता था। दीवारों को बनाने में मिट्टी, गारे और चूने का प्रयोग किया जाता था। दीवारों को और मजबूत करने के लिए उन पर आजकल की तरह प्लास्टर भी किया जाता है। जैसे आप देखते हैं जब चिनाई होती है, जब ईंट के ऊपर ईंट रखी जाती है उसको सीमेंट से जोड़ा जाता है और फिर जब पूरा एक दीवार तैयार हो जाती है तो दीवार तैयार करने के बाद उसको सीमेंट किया जाता था, उस पर पूरा सीमेंट किया जाता है। इसी प्रकार से उस समय मिट्टी और गारे और चूने का प्रयोग किया जाता था दीवारों को मजबूती प्रदान करने के लिए। हर एक घर जो हमें प्राप्त हुआ उसका एक जैसा सा स्ट्रक्चर है। जैसे कि प्रत्येक घर में एक चौड़ा आंगन होता था, खुला एरिया होता था उससे ही, और एक साइड रसोई घर होता था और स्नानागार होता था, शौचालय होता था और एक कुआं ज़रूर होता था। हर एक घर में कुआं ज़रूर होता था। और देखिए मकान उस समय 2 मंजिले 3 मंजिले भी बनाए जाते थे। वैसे ज़्यादातर जो है 1 मंजिला मकान हुआ करते थे, लेकिन वो परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार उसको मतलब बड़े भी बनते थे, छोटे भी बनते थे। और एक खास बात है कि अपने जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आजकल तो लेंटर डालते हैं हम, तो उस समय मकानों की छतों को ईंटों से, मिट्टी से, लकड़ी से उसको पक्का बनाया जाता था। ठीक है ना, मतलब जैसे लेंटर हम रूफ डालते हैं ना, जैसे गांव में तो कड़ियों की छत होती है, ऐसे ही उस समय क्या होता था कि मिट्टी से और उसको ईंटों से, लकड़ी से उसको मजबूती प्रदान की जाती थी और छत पर पानी ना भरे इसके लिए, जैसे बारिशों के दौरान छत पे पानी भर जाता है तो इसके लिए जो है ना उसमें पर नाले या पाइप
सॉर्ट ऑफ उस समय लगा दिए जाते थे ताकि वो पानी की जो है उचित निकासी हो। हवा और रोशनी का विशेष प्रबंध किया जाता था, मतलब हड़प्पन हाउसेस वर वेरी वेल वेंटिलेटेड। वेंटिलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है घर बनाने में। अगर आपका घर बना हुआ है और उचित संख्या में जंगले वगैरह नहीं लगे हुए, ठीक बड़े बड़े रोशनदान नहीं लगे हुए, तो घर में रोशनी कम रहती है। तो देखिए हड़प्पा काल के जो घर थे उसमें जो हमें बड़े बड़े रोशनदान जो है मिलते हैं, जैसे हवा के लिए और रोशनी के लिए। हवा रोशनी दोनों का उचित प्रबंध होता था हर एक हड़प्पा घर में। और ख़ास बात ये थी कि घरों के जो दरवाजे थे और खिड़कियां जो थी वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों की तरफ खुलती थी। एक ये सिस्टम बना लिए थे, एक पैटर्न बना हुआ था। जैसे आजकल के सेक्टर्स में आप देखते हैं कि एक निश्चित पैटर्न के अनुसार घर बनाया जाता है। और मकानों का गंदा पानी निकालने के लिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने नालियों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। तो देखिए अगर हम हड़प्पा सभ्यता के नगरों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे नगर जो है दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता था। एक तरफ तो धनी वर्ग के लोग रहा करते थे जिनके तिमंजिले मकान होते थे, और दूसरी तरफ मजदूर या फौजियों की छावनी टाइप जो होते हैं ना, वो बस्तियां वो बनी हुई थी। कुछ भवनों में तो कमरों की संख्या 3 से 30 तक होती थी, और हर एक मकान में बहुत बढ़िया प्रकार के फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, चौकी जो आज के समय हम यूज़ करते हैं, इसी प्रकार से लोग उस समय रहा करते थे। अगर हम विशाल भवनों की बात करें तो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बहुत विशाल भवन प्राप्त हुए हैं। जैसे हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार मतलब कि एक तरह से फूड ग्रेन स्टोरेज के लिए, यानी अन्न के संचय के लिए एक हमें बहुत बड़ा, जैसे आजकल के गोदाम होते हैं ना, इस तरह का हमें अन्नागार मिला है। और निश्चित रूप से ये अन्नागार जो है काफ़ी ऊंचे स्थान पर होते थे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि बाढ़ का खतरा प्रतिवर्ष बना रहता था। तो चबूतरे जो कक्ष होते थे वो और ऊंचे थे, वो चबूतरों पर बने हुए थे जिसमें अन्य खाद्यान्न पदार्थ जो है सुरक्षित रूप से रखा जा सके। और इन भवनों की जो लंबाई जैसे बताई जाती है कि 220 फीट लंबा और 112 फुट चौड़ा जो हमें इस तरह का अन्नागार प्राप्त हुआ है। तो इसके अतिरिक्त और जो विशाल भवन है जैसे विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें 180 फीट लंबा और 108 फुट चौड़ा जो है स्नानागार मिला है, जिसके बीच में एक ईंटों का एक तालाब बना हुआ है। इस तालाब की जो लंबाई है ये 39 फुट है, इसकी चौड़ाई 23 फुट है, और इसकी जो गहराई है वो 8 फीट। जैसे मॉडर्न स्विमिंग पूल बने होते हैं ना, इस तरह से। और दो तरफ इसके सीढ़ियाँ लगी हुई हैं इसमें नीचे जाने के लिए। जैसे कि आप हरिद्वार में जाते हैं, हर की पौड़ी होती है, वो पैड़ियाँ होती है ना बनी हुई, इसी तरह से नीचे उतरने के लिए तालाब में जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और स्नानागार के चारों ओर गलियां बनी होती थी जिसकी चौड़ाई 15 फीट थी, उसके आसपास जो है जाने के लिए, जैसे आजकल के स्विमिंग पूल में बनी होती है। और आप देखते हो कि जो आजकल जो स्विमिंग पूल होते हैं उसमें आसपास कमरे भी बने होते हैं। तो वहाँ भी जो है ना 8 कमरे हमें प्राप्त हुए जिसमें लोग अपने वस्त्र बदल सकते थे। और इन कमरों में जो है गर्म पानी की व्यवस्था भी की जाती थी। और आप ये देखिए कि अमूमन जो देखा गया है कि ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों और पुरुषों के स्नान करने का जो स्थान था वो भी अलग अलग था। और डॉक्टर आर पी त्रिपाठी जो एक फेमस हिस्टोरियन है वो लिखते हैं कि जो स्नानागार है उसके पास एक हम्माम भी था जिसमें गर्म हवा से तापमान स्थिर रखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि तापमान की टेम्परेचर कंट्रोल भी उस समय किया जाता था। मोहनजोदड़ो के इस तालाब का क्या मकसद था? इस मकसद ये था कि
ऐसा माना जाता है जैसे कि आजकल हम अपने धार्मिक उत्सवों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा स्नान अभी कुछ समय पहले ये एक पर्व था, एक दिन आता है जब गंगा स्नान करते हैं लोग। या कुरुक्षेत्र में आप देखते हैं कि विशेष अवसरों पर कुरुक्षेत्र में सामूहिक स्नान किया जाता है। तो इस तरह से सामूहिक स्नान के प्रयोग में लाया जाता होगा। और देखिए इसमें गंदगी बिल्कुल नहीं रहती थी। जैसे आप देखते हैं कि मॉडर्न स्विमिंग पूल्स में जब पानी गंदा हो जाता है तो उसकी निकासी की उचित व्यवस्था होती है, उस पानी को निकाल दिया जाता है, देन इट इज़ अगेन फिल्ड अप विथ फ्रेश वाटर। पास जो कुआं बना होता है उससे जो एकदम ताज़ा पानी है वो उसमें डाल दिया जाता है ताकि स्वच्छता बनी रहे। और ये एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो इसका जो तला होता था ना स्विमिंग पूल का, यानी विशाल स्नानागार का, उसमें बिटुमन की कोटिंग की जाती थी ताकि पानी जो है ना वो सीप ना कर जाए, पानी उसमें से निकल ना जाए नीचे की तरफ। और एक बात और जो महत्वपूर्ण है हड़प्पा काल की, कि नालियों की व्यवस्था। देखिए हड़प्पा काल की एक विशेष व्यवस्था है कि घरों का जो गंदा पानी होता था, मैला पानी, उसको जो शौचालय होता था उसी में से नालियाँ जो है निकाली जाती थी बाहर की तरफ, गलियों की तरफ। गली मतलब शौचालयों से जो पानी आया वो गली में बनी नालियों में चला गया, और गली की नालियाँ जो आगे सड़क की नालियों में मिल जाती थी। सड़क की नालियाँ जो है बाहर नाले की और मतलब अपना जो मैला जल था वो निकालती थी। तो इस प्रकार से व्यवस्था थी। कुछ नालियाँ ढकी हुई होती थी, कुछ नालियाँ खुली छोड़ दी जाती थी, और जो ढकी जाती थी उन पे भी पत्थर के स्लैब रख दिए जाते थे ताकि समय समय पर उनकी सफाई के लिए एक तो ना साइड में गड्ढे बना दिए जाते थे कि जो कीचड़ है उस गड्ढे में निकाल दी जाए, उसको फिर बाद में बाहर फेंक दिया जाए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था की जाती थी वो बहुत ही आश्चर्यजनक थी। यहाँ तक कि एक इतिहासकार हैं डॉक्टर A.L. भाषम, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी लिखी थी द वंडर दैट वाज इंडिया। उसमें उन्होंने नालियों की के बारे में कहा है कि नालियों की जो व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में थी, कि इतनी सुंदर व्यवस्था तो रोम सभ्यता बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, कि रोम सभ्यता में भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं रही नालियों की। तो ये एक विशेष बात थी। बाकी और हमें विभिन्न स्थानों से और जो है चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड हमें जो है ना लोथल नामक स्थान से मिला है। डॉकयार्ड का मतलब बंदरगाह, जहाँ पर शिप्स को यानी जहाज़ों को बांधा जाता था। जैसे कि जिक्र होता है कि हड़प्पा काल में विभिन्न सभ्यताओं के साथ व्यापार हुआ करता था, जैसे मिस्र की सभ्यता और जो समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इनके साथ व्यापार होता था। तो वो जहाज़ों के माध्यम से होता था, पानी के जहाज हुआ करते थे। तो उनको एक स्थान पर रखा जाता था, उनको बांधा जाता था, उसको कहते थे बंदरगाह। और कोई भी माल जैसे कहीं बाहर से आया तो उसको उतारने के लिए वो बंदरगाह पे उतारा जाता था। तो हमें लोथल से ऐसा बंदरगाह यानी डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें समुद्री जहाज से माल उतारने के लिए इसमें लोग आया करते थे। और हमें गोदाम भी मिला है जहाँ से हमें अनेक जो है ना फारस की खाड़ी की सील भी प्राप्त हुई है, यानी जो विनिमय का जो माध्यम था वो सीलों के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। क्योंकि हड़प्पा एक मतलब हड़प्पा का जो केंद्र है लोथल, वो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, अरब देशों के साथ व्यापार हुआ करता था। इसके बाद हम लास्ट जो पॉइंट है वो है जलाशय के बारे में, कि धोलावीरा गुजरात में एक जगह है जहाँ से हमें एक विशाल जलाशय मिला है। जलाशय मतलब तालाब, जो कि 80.4 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। गहराई इसकी लगभग 7.5 से 8 मीटर के बीच में है। और जो इतिहासकार हैं या जो अन्य विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि गुजरात के कच्छ जिले में पानी की बहुत किल्लत रहती थी, इसलिए लोग इस जलाशय से पानी संग्रह किया करते थे। तो ये जो है टाउन प्लानिंग मैंने आपको बताई हड़प्पा सभ्यता की, कि किस तरह से योजनाबद्ध ढंग से नगर बने हुए थे। और ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको डिस्कस करने होंगे।
बाकी फिर हम अगले जो टॉपिक्स हैं वो कल डिस्कस करेंगे। आप लेक्चर देखते रहिए और साथ साथ क्वेश्चंस तैयार करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स का कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।